वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की यह क्लास नंबर 29 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करेंगे और सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। इसीलिए जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस एक बार पढ़कर फिनिश कर लिया है, वे बच्चे हमारी इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने एमपीजीके का सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए मैं प्रश्नों के साथ में कंसेप्ट और डिटेल भी डिस्कस करते हुए चलूंगा, ताकि भविष्य में जब वह एमपीजीके का सिलेबस किसी भी रेफरेंस बुक से पढ़े तो उन्हें यह ज्ञात हो कि किस प्रकार के प्रश्नों पर उन्हें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। हमारी यह क्लास एमपी पीएससी प्रीलिम्स के बच्चों के लिए, जो बच्चे एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो व्यापम की अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस आता है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आप यह पूरी सीरीज देख लेते हैं तो भविष्य में आपसे एमपी जीके का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। सभी प्रश्न मैंने इस सीरीज में टॉपिक वाइज कलेक्ट किए हुए हैं और यह पूरी सीरीज एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के नए सिलेबस पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, मेंस के लिए नहीं है। मध्य आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल जिसे पुराणों में सर्व तीर्थ नायकम कहा जाता है। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, सर्व तीर्थ नायकम। इस नाम से अमरकंटक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि अमरकंटक में बहुत से तपस्वियों ने तपस्या की थी, या बहुत से तपस्वियों की यह तपोभूमि रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी कारण से इसे सर्व तीर्थ नायकम कहा जाता है। अर्थात इस वर्ड का अर्थ है क्या? इस वर्ड का अर्थ है कि सभी तीर्थों में श्रेष्ठ। ठीक है, खाली ये वर्ड का अर्थ है। और यह वर्ड इसीलिए कहा गया क्योंकि यह बहुत से तपस्वियों की तपोभूमि रही है। ठीक, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश की वह चोटी जिसे हरिवत्स कोट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हरिवत्स कोट। तो इस नाम से मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, जिसे कि हम धूपगढ़ चोटी कहते हैं, इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है, जिसका नाम की धूपगढ़ है, तो इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक, इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। उज्जैन स्थित कलियादह महल का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न से हमें क्या जानकारी मिलती है कि कलियादह महल किस जिले में स्थित है? तो सही जवाब क्या होगा? यह उज्जैन जिले में स्थित है। अब पूछा यहाँ यह जा रहा है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण मोहम्मद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगरी उज्जैन का संस्थापक किसे माना जाता है, या यूं कहें कि उज्जैन नगरी किसके द्वारा बसाई गई है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका श्रेय जाता है ऑप्शन नंबर ए को, अच्युतगामी को। ठीक है, ऐसा कहा जाता है या ऐसी किंवदंती है कि उज्जैन का संस्थापक अच्युतगामी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में चरणोदक कुंड कहाँ पर स्थित है? चरणोदक कुंड, इसको आप अंडरलाइन करेंगे या अपने नोट्स में लिखेंगे। तो यह कुंड अमरकंटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह धार्मिक स्थल जहां पर सूरज चांद मंदिर स्थित है ना, सूरज चांद नाम का एक मंदिर है, यह किस स्थान पर स्थित है, यह पूछा जा रहा है। तो यह मंदिर हमें नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर नगरी में देखने को मिलता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ओमकारेश्वर नगरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ओमकारेश्वर नगरी में जो शिवलिंग है ना, उसे हम ममलेश्वर शिवलिंग के नाम से जानते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, आपको यह बताना है कि उज्जैन में स्थित शिवलिंग जो कि 12 शिवलिंगों में से एक है, उसे किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। लिखिएगा उज्जैन शिवलिंग डैश और उसका नाम। ठीक है, इस फॉर्मेट में भेजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह धार्मिक स्थल जिसे बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। एक प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि राम रजा मंदिर यह किस स्थान पर स्थित है। इस सवाल का सही जवाब होता है ओरछा, है ना। तो इसी कारण से बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राम रजा का मंदिर है। वर्तमान में ओरछा
किस जिले के अंतर्गत आता है? यदि यह पूछा जाए तो यह निवाड़ी जिले के अंतर्गत आता है। अभी आप आगे जो प्रश्न देखने वाले हैं, आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे मतलब कि इस क्लास में टोटल मैंने 53 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें कि लगभग 40 प्रश्न ऐसे हैं जो हमारी पिछली क्लासेस से रिपीट हुए। तो जिन बच्चों ने हमारी पुरानी क्लासेस देख रखी है, चाहे उन्होंने एमपीजीके का सिलेबस पढ़कर फिनिश किया हो या ना किया हो, वो हमारे इस क्लास को प्रैक्टिस सेट के तौर पर लेंगे। देखते हैं कितना स्कोर वे कर पाते हैं। ठीक है, सेल्फ एनालिसिस करना है ना। एनालिसिस करने के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको अपना एनालिसिस स्वयं करना है और देखना है कि आप कितने तैयार हैं। तो यह काम आपका है। यदि आप अपने आप को एनालिसिस नहीं करेंगे तो आप यह जान नहीं पाएंगे कि आपको कितनी तैयारी और आगे करनी है, कितनी मेहनत आपको करनी है। इसलिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और हो सके तो सेल्फ एनालिसिस ही करें, है ना, किसी से अपना एनालिसिस ना करें। चलिए प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक और धार्मिक स्थल चित्रकूट कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में यह पूछा गया है। क्या पूछा जा रहा है? सीधा सीधा कि चित्रकूट कौन सी नदी के किनारे है? चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। खास बात क्या है कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना इसी नदी के किनारे राम घाट पर बैठकर की थी। कहां पर? मंदाकिनी नदी के किनारे, इसी के किनारे पे रामचरितमानस की रचना की गई है। किसके द्वारा? श्री तुलसीदास जी के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि चित्रकूट इस स्थान पर ही राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष का समय यानी कि अधिकतम समय चित्रकूट में ही व्यतीत किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का वृंदावन किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है? वृंदावन किस लिए फेमस है? कृष्ण की लीलाओं के लिए फेमस है ना, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए। तो मध्य प्रदेश में वृंदावन की उपमा किसे दी गई है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो इसे दतिया इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दतिया में तुलसी के वृक्ष, वृक्ष नहीं कहना चाहिए, पौधा ही कहना चाहिए इसे। तो तुलसी के पौधे सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, इसी कारण से इसे मध्य प्रदेश का वृंदावन कहा जाता है। और तुलसी का ही पर्यायवाची क्या है? वृंदा। ये जो वृंदा लिखा हुआ है वन के पहले, ये तुलसी का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मैहर स्थित मां शारदा मंदिर कौन से पर्वत पर स्थित है? अब सभी को यह तो पता है कि मां शारदा का मंदिर पर्वत पर है ना, और मैहर में है। तो किस पर्वत पर है यह बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। जिनको पता नहीं है थम्स अप कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पर्वत का नाम है त्रिकूट पर्वत। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो के मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट आते हैं उनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, अपने कॉपी में नोट करना है, दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, क्योंकि उनके रिपीट होने की संभावना थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वे पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो खजुराहो के सबसे प्राचीन मंदिर के बारे में पूछा जा रहा है। इस मंदिर का नाम है 64 योगिनी मंदिर। क्या है? 64 योगिनी मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, जो कि सबसे प्राचीन मंदिर है। कहाँ का? खजुराहो का। अभी आपके लिए एक प्रश्न है कि आपको कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताना है कि 64 योगिनी मंदिरों की संख्या कितनी है, यानी कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कितने 64 योगिनी मंदिर है। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में 64 योगिनी मंदिर, यानी कि CYM डैश इनकी यहाँ पर संख्या लिखनी है। ठीक है, और यह जो भी प्रश्न मैं आपसे अपनी क्लासेस में पूछता हूँ, वो प्रश्न मैं ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका होता हूँ, वही प्रश्न पूछता हूँ, है ना। कोई नए प्रश्न लेकर मैं नहीं आता हूँ कमेंट बॉक्स के लिए। ठीक, तो इस फॉर्मेट में आपको इस सवाल का जवाब देना है कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर कितने 64 योगिनी मंदिर है और कहाँ कहाँ पर है। मैं आगे आपको आने वाले प्रश्न में आपको बताऊंगा। एक प्रश्न आएगा आगे इससे रिलेटेड, उसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देखना है। देखते हैं कि आप रिकॉल कर पाते हैं या नहीं। ठीक, खजुराहो स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नाम क्या है इसका? लक्ष्मण मंदिर। कहां पर स्थित है यह? खजुराहो में स्थित है। अब इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया यह पूछा जा रहा था। इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि लक्ष्मण मंदिर में किसकी प्रतिमा है, यह कंफ्यूजिंग प्रश्न है एक्चुअली, इसलिए पूछा जा सकता है कि प्रतिमा यहाँ पर लक्ष्मण जी की नहीं है, यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा है। ठीक है, मंदिर है लक्ष्मण मंदिर के नाम से, लेकिन यहाँ पर पूजा विष्णु जी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
कंदरिया महादेव का मंदिर। पहली बात तो आपको ये नाम याद रखना है, दूसरी बात आपको याद रखना है कि यह खजुराहो में स्थित है, और तीसरी बात आपको यह याद रखना है कि इसका निर्माण विद्याधर के द्वारा करवाया गया था, जो कि चंदेल वंश का ही एक राजा था। क्या नाम था इसका? विद्याधर। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजसी महल ओरछा में स्थित नहीं है? ओरछा में क्या नहीं है, यह पूछा गया है। जहांगीर महल है, गोविंद महल है, शीश महल है और राय प्रवीण महल है। इसमें से गोविंद महल यह ओरछा में स्थित नहीं है। गोविंद महल हमको दतिया में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी ये जो तीन महल है, जहांगीर महल, शीश महल और राय प्रवीण महल, इनको भी आपको याद रखना है कि ये तीनों के तीनों महल ओरछा में स्थित है। यदि मैं महत्वपूर्ण की बात करूं तो ये अ और स यानी कि ए और सी, जहांगीर महल और शीश महल जो कि ओरछा में है, यह महत्वपूर्ण है। इसको आप इंपॉर्टेंट रूप से याद रख सकते हैं। ठीक है, गोविंद महल दतिया में है, मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में रामायण संग्रहालय या साकेत संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामायण संग्रहालय कहाँ पर है? तो यह हमें ओरछा में ही देखने को मिलता है। ओरछा जैसे आप देख रहे होंगे, जहां जहां पर ओरछा आ रहा है, तो यहाँ पर राम से संबंधित चीजें है ना, जैसे रामायण राम से संबंधित है, राम रजा मंदिर राम से संबंधित है, इनसे संबंधित चीजें यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, तो इसको आप एक की लाइन के रूप में याद रख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें। मध्य प्रदेश का वह धार्मिक स्थल जहां आदि शंकराचार्य द्वारा भगवान सूर्य नारायण का सूर्य यंत्र स्थित है। तो सूर्य यंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह आदि शंकराचार्य जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। स्थान का नाम पूछा जा रहा है, यह हमें दतिया जिले में देखने को मिलता है। सूर्य यंत्र कहाँ पर? दतिया जिले में। पहली बात तो आपको ये याद रखनी। दूसरी बात, यदि स्थान की बात की जाए तो उनाव बालाजी स्थान का नाम है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह 64 योगिनी मंदिर जिसकी वास्तुकला के आधार पर भारत का संसद भवन निर्मित है। प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा कि 64 योगिनी मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में, इनकी संख्या कितनी है? मैंने आपसे अभी पूछा था, आई होप कि आपने कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दिया होगा। मध्य प्रदेश में 3 64 योगिनी मंदिर है। इनमें से एक 64 योगिनी मंदिर ऐसा है जिसकी वास्तुकला के आधार पर भारत का संसद भवन तैयार हुआ है ना? तो उसके बारे में यह प्रश्न है। तो यह है मुरैना जिले का मितावली। मुरैना जिले के मितावली में स्थित 64 योगिनी मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा एक 64 योगिनी मंदिर आपको भेड़ाघाट जबलपुर में देखने को मिलेगा, और एक 64 योगिनी मंदिर आपको खजुराहो छतरपुर में देखने को मिलेगा। तो ये तीन स्थानों पर 64 योगिनी मंदिर स्थित है। ठीक है, जिनमें से मितावली मुरैना, इस 64 योगिनी मंदिर की वास्तुकला के आधार पर भारत के संसद भवन का डिजाइन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में धूमावती मंदिर कहाँ पर स्थित है? धूमावती मंदिर यह हमें दतिया शहर में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित बौद्ध धर्म का धार्मिक स्थल सांची का पूर्व नाम क्या था? एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है कि सांची किस जिले में स्थित है? तो यह हमको रायसेन जिले में देखने को मिलता है। सांची रायसेन जिले में। ठीक है, इसे हम पुराने समय में काकणाय, श्री पर्वत और काकणा दबोट, इन तीनों नामों से जानते थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विदिशा जिले में अवस्थित उदयगिरी की गुफाओं में गुफा नंबर 5 भगवान विष्णु के किस अवतार से संबंधित है? यह पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न से क्या जानकारी मिल रही है, आपको वो देखना है। जानकारी मिल रही है कि उदयगिरी की गुफाएं यह किस स्थान पर या किस जिले में स्थित है? तो यह हमको विदिशा जिले में देखने को मिलती है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी यह पूछा जा रहा है थोड़ा डीप में जाकर, गुफा नंबर 5 में क्या है? तो गुफा नंबर 5 में हमको वराह से संबंधित चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, वराह से संबंधित ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। एक तरफ हमें जैन तीर्थ स्थलों के बारे में लिखा मिलेगा, एक तरफ हमें उनके स्थानों के बारे में यानी कि जिले के बारे में देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न में मैं आपको मध्य प्रदेश में स्थित सभी के सभी यानी कि जितने भी जैन तीर्थ स्थल फेमस वाले स्थित है उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे कि 52 गजा, यह एक जैन तीर्थ स्थल है जो कि बड़वानी में स्थित है, यह बिल्कुल सही है।
सोनागिरी आपको दतिया में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। मुक्तागिरी आपको बैतूल में देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही है। अच्छा, इस प्रश्न को आपको विशेष रूप से याद रखना और नोट्स में लिखना जिन्होंने नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अगर याद कर लिया तो बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना हमेशा रहती है, ठीक है। तो ऊपर के तीनों तो सही है साहब। अब बच गया हमारे पास कुंडलपुर। यह सागर जिले में नहीं आता है, कुंडलपुर हमको दमोह में देखने को मिलता है। तो ये चारों के चारों जैन तीर्थ स्थल आपको याद रखने। इनके अलावा दो मैं और बताता हूँ, उनको भी आपको अतिरिक्त रूप से याद रखना है। एक का नाम है गोमतगिरी, एक सेकंड गलत लिखा गया, गोमटगिरी। गोमटगिरी आपको इंदौर में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? इंदौर में। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है पुष्पगिरी, यह आपको देवास में देखने को मिलेगा, ठीक है। पुष्पगिरी कहाँ मिलेगा? आपको देवास में। तो इन 6 के 6 जैन तीर्थ स्थलों को आपको याद रखना है। सवाल के सही जवाब की बात करें तो डी आपका आंसर हो जाएगा, कुंडलपुर, जो कि दमोह में स्थित है, सागर में नहीं है, और आपको यहाँ पर गलत पूछा गया था, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसीलिए, है ना, ज्यादा टाइम लग रहा है ये मत सोचिएगा। 52 गजा बड़वानी, ब से 52 गजा, ब से बड़वानी, सोनागिरी, दतिया, मुक्तागिरी, बैतूल, गोमतगिरी, इंदौर और पुष्पगिरी देवास। इसी तरीके से आपको रिपीट करके 4 5 6 बार आप इसको पढ़ेंगे, आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, याद हो जाएगा, रटना नहीं है। 2 3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। भोपाल स्थित ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कितनी बार, शायद ये तीसरी बार है जो प्रश्न हमारी सीरीज में रिपीट हो रहा है, और जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं ना, उनके आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है शाहजहां बेगम, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहां पर है ताजुल मस्जिद? तो यह आपको भोपाल में देखने को मिलेगी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि भीम बेटिका की गुफाओं की खोज का श्रेय किसे जाता है, ठीक है। इसे खोजकर्ता कौन है? श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर, बिल्कुल सही है। पचमढ़ी की खोज किसने की? पचमढ़ी की खोज फोरसेत के द्वारा की गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। भरहुत गला बैठ रहा है, सॉरी। भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी, यह भी बिल्कुल सही है। जबकि यह गलत है, रूपनाथ का अभिलेख टिपे थेलर के द्वारा खोजा गया था। रूपनाथ का अभिलेख टिपे थेलर के द्वारा नहीं, बल्कि यह ओटेल के द्वारा खोजा गया था। यह भी रिपीटेड प्रश्न है, पिछली क्लासेस में इन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो रूपनाथ का अभिलेख ओटेल के द्वारा खोजा गया था। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी इसका आंसर हो जाएगा। और चारों की चारों जानकारियां आपको याद रखनी है। भीमबेटका की गुफाएं विष्णु श्रीधर वाकणकर, पचमढ़ी फोरसेत, भरहुत के स्तूप अलेक्जेंडर कनिंघम, रूपनाथ का अभिलेख ओटे। यदि विशेष रूप से इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाए तो मैं यहाँ पर पचमढ़ी को इंपॉर्टेंस दूंगा, और पचमढ़ी और भीमबेटिका की गुफा दोनों को ही मैं इंपॉर्टेंस यहाँ पर दूंगा, ठीक है। साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको कनिंघम जो है ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है ना। क्यों फेमस है, आपको आने वाली क्लासेस में आपको बता दूंगा। तब तक आप इसे गूगल कर भी देख सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक पर्यटन स्थल में शासकीय अलंकृत उद्यान स्थित है? शासकीय अलंकृत उद्यान के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह आपको पचमढ़ी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मांडू के शासक बाज बहादुर और रानी रूपमती का मकबरा कहाँ पर स्थित है ना, इनकी कहानी कहाँ से संबंधित है यह नहीं पूछा जा रहा है। यदि इनकी कहानी पूछा जाए किस स्थान से संबंधित है, तो मांडू इस सवाल का सही जवाब होता। लेकिन यहाँ पर मकबरे के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, है ना, जल्दबाजी में आपको प्रश्नों को नहीं पढ़ना है, इस बात को आपको रिपीट करते रहना अपने दिमाग में। और एग्जाम में इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में प्रश्नों को कभी नहीं पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर मकबरे के बारे में पूछा जा रहा है, यह आपको सारंगपुर में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में संगमरमर से निर्मित प्रथम इमारत कौन सी है, यह पूछा जा रहा है। तो प्रथम इमारत के संबंध में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अलग अलग किताबों में यह अलग अलग मिलता है।
ठीक है, इस सवाल का लेकिन यहाँ पर सही जवाब है आपको सभी जितने भी इसके मिलते हैं ना, दूसरा अगर ऑप्शन जवाब आपको मिलता भी किसी बुक में तो उसको भी आपको याद रखना है, दोनों जवाब आपके एक ही प्रश्न में नहीं आएंगे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में निर्मित जामी मस्जिद, है जामा नहीं है, जामी मस्जिद इसे हम कहते हैं, जो कि मांडू में स्थित है, इसे मध्य प्रदेश में प्रथम संगमरमर की इमारत होने का गौरव प्राप्त है। अगला प्रश्न देखें, मांडू स्थित हिंडोला महल का निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंडोला महल किस स्थान पर स्थित है, यह आपको मांडू में देखने को मिलेगा और इसका निर्माण हुसंग शाह के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, खान देश की विजयोपरांत मुगल शासक अकबर, मुगल शासक ने जब साउथ इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था, ऐसा कहना चाहिए, या बुरहानपुर जीत लिया था, उसके बाद जब वह वापस दिल्ली जा रहा तो रास्ते में वह विश्राम के लिए मांडू में रुका था। अब मांडू में किस महल में रुका था यह पूछा जा रहा है, तो यह भी रिपीटेड प्रश्न है, यह दाई के महल में रुकता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। बात कब की है? बात है सन 1601 की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपके लिए एक जानकारी कि हमने सब्सक्राइबर के लिए एक टारगेट रखा हुआ है ना, जब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जब भी पूरे होंगे 1000 सब्सक्राइबर, तब मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट, एमपीपीएससी मेंस इसके 3 सब्जेक्ट के कोर्सेस मैं यहाँ चालू करने वाला हूँ। कब? जब ये 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। जीवन में टारगेट का होना बहुत जरूरी है, आपका भी कोई ना कोई टारगेट होगा, तो मैंने अपने लिए 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। वर्तमान में सब्सक्राइबर की संख्या काफी कम है, जो कि 41 ही है। जब ये टारगेट पूरा होगा उस दिन मैं एमपीपीएससी मेंस का कोर्स लॉन्च करूंगा अपने इस चैनल पर, और पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें कि 3 सब्जेक्ट कवर होंगे। एमपीपीएससी मेंस में कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से 3 सब्जेक्ट, यानी कि आधी तैयारी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर होने वाली है। यदि समय मिला तो पूरी तैयारी करवाने की मैं कोशिश करूंगा। ऐसा मैं सिर्फ इसीलिए करूंगा कि जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते वे घर बैठे अपनी कुछ तो तैयारी कर सके, थोड़ा गाइडेंस ले सके, किस तरीके से पढ़ना है वो जान सके। बाकी तैयारी तो खुद ही करनी पड़ती है ना, तो एक गाइडेंस के तौर पर मैं कोर्स चालू करूंगा और कोशिश करूंगा कि पूरा कोर्स अच्छे से आपको कवर करवा सकूं। बाकी आपको अपने पास जो है बुकें रखनी है और बुकों से आपको अध्ययन करना ही है। जो लोग बुकों से अध्ययन नहीं भी कर पाएंगे, जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो वो नोट्स मेकिंग कर पाएंगे हमारी वह क्लास देखकर, हमारी क्या कहें, मेरी वह क्लास देखकर, क्योंकि मैं अकेला ही लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ, तो मेरी वह क्लास देखकर वह नोट्स भी प्रिपेयर कर पाएंगे और अपनी तैयारी को एक मतलब कि नया आयाम वह दे पाएंगे, ऐसा कह सकते हैं। प्रश्न पर आते हैं, मांडू स्थित वह महल जिसका निर्माण आगरा में ताजमहल बनाने से पूर्व शिल्पकला प्रशिक्षण के फलस्वरूप हुआ था, यानी कि जब ताजमहल बनने वाला था उसको बनाने के लिए जो कारीगर और जो मजदूर बुलाए गए थे उनका हाथ साफ कहाँ पर करवाया गया था, यानी कि प्रैक्टिस कहाँ पर करवाई गई थी, यह पूछा जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने मांडू में असरफी महल का निर्माण किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बुरहानपुर जिले में मध्यकाल में निर्मित जल प्रणाली संरचना है ना, खूनी भंडारा, क्या नाम है इसका? खूनी भंडारा, कहीं कहीं पर इसे कुंडी भंडारा भी कहा गया है। बेसिकली यह क्या है, यहाँ पर खून की नदियां नहीं बहती है, खूनी भंडारा लिखा मतलब यह एक प्रकार की जल प्रणाली है, यानी कि यहाँ से जल आपूर्ति की जा सकती है या पुराने समय में की जाती थी, ऐसा आप कह सकते हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया यह पूछा जा रहा है, इसका निर्माण अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल स्थित छोटा तालाब का निर्माण किसने करवाया था? छोटे तालाब के बारे में पूछा जा रहा है। तो भोपाल में 2 तालाब है, एक छोटा तालाब है और एक बड़ा तालाब है। यदि मैं बात करूं बड़े तालाब की, किसकी? बड़ा तालाब है ना, जिसको कि वर्तमान में हम भोज ताल के नाम से भी जानते हैं, राइट, जो कि एक रामसर साइट भी है ना, एक रामसर साइट भी है। इसका निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था, भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन यहाँ पर छोटे तालाब के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका निर्माण हयात मोहम्मद खान ने करवाया था। हयात मोहम्मद खान कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के कौन से ऐतिहासिक किले के दरवाजे भाई दरवाजा और खानपुरा दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं? तो जिस किले की हम बात करने वाले हैं, इस किले में टोटल 12 दरवाजे हैं। क्या है? टोटल 12 दरवाजे। इनमें से 2 दरवाजों के नाम है भाई दरवाजा और खानपुरा दरवाजा।
ये दोनों दरवाजे हमको मंदसौर के किले में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि मंदसौर के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। आप देखेंगे कि हमारी पूरी सीरीज में इसी प्रकार के प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है। होता क्या है इस प्रकार के प्रश्नों से कि आपको इस प्रश्न से अधिक जानकारी मिलती है, जो कि आपके नोट्स प्रिपेयर करने में मदद करती है। जैसे यहाँ पर एक तरफ गुफाओं के नाम दिए हुए और एक तरफ उनके स्थानों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो लोहानी की गुफाएं मांडू में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मांडू में है यह। काजल रानी की गुफाएं ओमकारेश्वर में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल यह भी ओमकारेश्वर में है। मारा की गुफाएं बुधनी सीहोर में है क्या? जी नहीं, मारा की गुफाएं बुधनी सीहोर में नहीं है। कबरा की गुफाएं राजगढ़ में है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कबरा की गुफाएं राजगढ़ में ही है। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। मारा की गुफाएं बुधनी सीहोर में नहीं है। तो कहां पर है यह? मारा की गुफाएं हमको सिंगरौली में देखने को मिलती है। कहां पर? सिंगरौली। सिंगरौली क्या है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। कौन सी राजधानी है यह? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं। यहाँ पर आपको मारा की गुफाएं देखने को मिलेगी। ठीक है, और इस अगर इन सभी गुफाओं में इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यही सिंगरौली वाला ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने ग्वालियर के किले को सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहली बार जिब्राल्टर फोर्ट ऑफ इंडिया इस नाम से संबोधित किया था? इस नाम से सबसे पहले इसे वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा पुकारा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से ऐतिहासिक किले के समीप असरफी पहाड़ी स्थित है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल का सही जवाब है गिन्नौरगढ़ का किला। यह भी रिपीटेड प्रश्न है, गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? असरफी पहाड़ी के समीप में स्थित है। क्यों फेमस है? तो यह मध्य पूरे के पूरे इंडिया में यह तोते के लिए फेमस है ना। सर्वाधिक तोते इस गिन्नौरगढ़ के किले के आसपास में पाए जाते हैं, इस असरफी पहाड़ी पर पाए जाते हैं, इसीलिए यह फेमस है। पैरट, तोते मतलब पैरट। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, उदयगिरी की गुफाएं किस जिले में स्थित है? सीधा सीधा प्रश्न है, रिपीटेड है। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। यह तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। अब कुछ अतिरिक्त जानकारी मैं आपको बता दूं कि उदयगिरी में गुफाओं की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल कितनी गुफाएं, यदि यह पूछा जाता है, टोटल आपको यहाँ पर 20 गुफाएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब 20 गुफाओं में से जो गुफा नंबर 2 है, ठीक है, सेकेंड गुफा और 20th गुफा यानी कि 20वीं गुफा, गुफा नंबर 2 और गुफा नंबर 20, इनको आपको विशेष रूप से याद रखना है कि यह दोनों की दोनों ही गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, टोटल संख्या 20 है। इसे गुफा नंबर 2 और 20, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। दो दो मिलकर क्या बना रहे हैं? जैन धर्म से संबंध बना रहे हैं। ठीक है, और शेष यदि सभी गुफाओं की बात की जाए, यानी कि 1, 3 से लेकर 19 तक, तो बाकी की जो सभी गुफाएं हैं वह किस धर्म से संबंधित है? तो वह बौद्ध धर्म से उनका संबंध देखने को मिलता है। ठीक, इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। यदि पूछा जाए कि इन उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था, किस समय में हुआ था इसका निर्माण, तो इसका निर्माण गुप्त काल का माना जाता है। ठीक है, गुप्त कालीन यह गुफाएं मानी जाती है। इस प्रश्न से आपको इतनी अतिरिक्त जानकारियां याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि उदयगिरी की गुफाएं किस वंश काल की निर्मित है? अभी मैंने आपको बताया उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल की निर्मित है। गुप्त वंश से इनका संबंध है या नहीं यह क्लियरली नहीं पता मुझे, पर गुप्त काल से संबंध है इनका। ठीक है, होलियोडोरस का विशाल स्तंभ कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीएससी में शायद यह प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है और एमपी की एग्जाम में भी यह प्रश्न आया है, पीवी की एग्जाम में। अच्छा, होलियोडोरस के स्तंभ को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम खाम्ब बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। इस प्रकार से प्रश्न भी आ सकता है, खाम्ब बाबा का खंबा जो है या स्तंभ जो है किस स्थान पर स्थित है? तो यह हमको विदिशा जिले में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि किस धर्म से संबंधित है, तो यह भागवत धर्म से संबंधित है, भागवत धर्म से। ठीक है, इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा अजंता की गुफाओं के समान, अजंता की गुफाओं से इसकी उपमा दी जा रही है, के समान कलापूर्ण भित्ति चित्रों से युक्त है? ठीक, आई होप कि आप प्रश्न समझ गए होंगे। तो इससे धार जिले में स्थित बाघ की गुफाएं,
इस प्रकार की गुफाएं है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। बाघ की गुफाएं किस जिले में है? धार जिले में आपको याद रखनी है। राइट, अगला प्रश्न देखें। बाघ की गुफा को किस महल के नाम से जाना जाता है? तो बाघ की गुफाओं में क्या है कि एक गुफा नंबर 4 है। ये है बाघ की गुफा। इसमें है क्या? गुफा नंबर 4। इस गुफा नंबर 4 में बहुत से कलरफुल आर्ट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए? कलरफुल आर्ट्स यहाँ पर बने हुए हैं, रंगीन चित्रकारी की गई है, जिस कारण से इस महल को यहाँ महल कहा गया, लेकिन ये बेसिकली ये गुफा ही है। इसे रंग महल के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल कायथा किस जिले में आता है? रिपीटेड प्रश्न है, हमारी पहली क्लास का यह प्रश्न है। कायथा, तो यह हमको उज्जैन जिले में देखने को मिलता है। यह एक प्रकार का पुरातात्विक स्थल है, जो कि पुरातात्विक स्थल है, ये आपको याद नहीं रखना है। आपको याद ये रखना है कि यह ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ताम्र पाषाण कालीन यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, कायथा, उज्जैन, ताम्र पाषाण काल। अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश के किन स्थलों और उनके उत्खनन कर्ता के संबंध में असत्य सुमेल को छाटिए? मतलब कौन सा गलत है, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। कायथा का उत्खनन किसने किया? तो यह श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। एरन स्थल का उत्खनन प्रोफेसर कृष्णदत्त और वाजपेयी के निर्देशन में, यह भी बिल्कुल सही है। आदमगढ़ का उत्खनन त्रिवेदी ने करवाया था, एच वी त्रिवेदी ने, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका तो गलत हो ही गया, यह होगा नहीं, मतलब इसको काट देते हैं बेसिकली भी। तो आदमगढ़ का उत्खनन जो है, यह जोशी तथा खरे नाम के दो व्यक्ति ने करवाया था। आपको खाली इतना ही याद रखना है। ठीक है, जोशी और खरे, पूरा नाम इनका कोई मतलब नहीं, जोशी और खरे आप याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। आदमगढ़ का उत्खनन जोशी और खरे ने करवाया था। यदि पूरा नाम पूछा जाए तो आर वी जोशी इनका पूरा नाम है, और खरे का नाम तो हमें बहुत सी जगह पर खरे ही देखने को मिलता है। ठीक, मध्य प्रदेश के इस पूरा स्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ था। मानव की खोपड़ी का कंकाल कहाँ से मिला, बेसिकली यह पूछा जा रहा है। तो यह हमको होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नाम की जगह से देखने को मिलता है। हथनौरा इस सवाल का सही जवाब है, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रमाण एरन अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख किसका था? बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है कि सती प्रथा के प्रमाण हमको कहाँ पर पहली बार देखने को मिलते हैं? तो यह हमको एरन अभिलेख में देखने को मिलते हैं। एरन किस जिले में आता है? तो यह आपको सागर जिले के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि यह अभिलेख किसका है? तो यह अभिलेख राजा भानुगुप्त का है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इस अभिलेख में लिखा क्या है यदि ये पूछा जाए, तो इसमें एक कैरेक्टर है गोपराज, जो कि भानुगुप्त के क्या है, सामंत है। ठीक है, गोपराज जो है यह भानुगुप्त के सामंत है एक्चुअली। जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी पत्नी आत्मदाह कर लेती है, और इसका ही उल्लेख हमको एरन में स्थित अभिलेख में देखने को मिलता है। राजा का नाम भानुगुप्त है। इस सवाल का सही जवाब भानुगुप्त है। प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और मैंने जो बातें बताई उसको एक बार फिर से आप सुन लीजिएगा, पिक्चर आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृगेंद्र नाथ की गुफाएं, यह हमें रायसेन जिले में देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इनको खोजा कब गया था? तो अभी हाल ही में 2008 में इनकी खोज हुई है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। पुरातत्व स्थल आदमगढ़ किस जिले में स्थित है? आदमगढ़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह आपको होशंगाबाद जिले में देखने को मिलता है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। रानी दुर्गावती संग्रहालय किस नगर में स्थित है? तो रानी दुर्गावती का संबंध कहाँ से है? जबलपुर से। तो इनका संग्रहालय कहाँ देखने को मिलेगा हमको? जबलपुर में। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। रानी दुर्गावती का संबंध किस वंश से रहा? यदि यह पूछा जाए तो गौंड वंश से इनका संबंध रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से इंद्रगढ़ पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? इंद्रगढ़, यह भी हमारी पहली क्लास का रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, तो यह हमको मंदसौर जिले में देखने को मिलता है। इंद्रगढ़ बेसिकली एक पुरातात्विक साइट है ना, पुरातात्विक स्थल है, जो कि मंदसौर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। चेतियागिरी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? देखिए, जेल भरी 2017 में आया हुआ प्रश्न है, चेतियागिरी का मंदिर। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न को पहली बार सुन रहे होंगे, है ना।
यदि बात सही है तो ठीक है, सही है तो सही है, आप समझ ही गए होंगे। सही है तो क्या, साच को आज क्या है ना। तो बहुत से स्टूडेंट जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वह इस प्रश्न को ही पहली बार सुन रहे होंगे, जबकि ये जेल प्रहरी 2017 में आया हुआ प्रश्न है। यह मैं कहना चाह रहा हूँ। यह प्रश्न प्रश्न कह रहा हूँ, सॉरी, यह स्थान चेटियागिरी का मंदिर किस स्थान पर है, यह पूछा जा रहा है। तो यह हमको सांची में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। सांची का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। इसका इस मंदिर का संबंध भी बौद्ध धर्म से ही है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। विदिशा में उदयगिरी की कितनी गुफाएं हैं? गुफाओं की संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। पटवारी में आया हुआ यह प्रश्न है। गुफाओं की संख्या है 20। अगला प्रश्न देखते हैं। कटनी में जिंझरी गांव किस लिए प्रसिद्ध है? यह भी रिपीटेड प्रश्न है। जिंझरी गांव हमको कटनी में सॉरी, कटनी में तो है ही, किस कारण से प्रसिद्ध है यह पूछा जा रहा है। तो यह आदि मानव का निवास स्थान किसी टाइम पर रहा है, तो चट्टान और गुफा चित्रकारी के लिए यह फेमस है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। तो इसी के साथ हमारी आज की यह क्लास समाप्त होती है। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था बीच में, कि 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट ये आपके लिए नहीं है, मैंने अपने लिए सेट किया हुआ है, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। आपके सपोर्ट के बिना ये पूरा नहीं होगा। जैसे ही ये टारगेट मेरा पूरा होता है, एमपीपीएससी मेंस का कोर्स मैं यहाँ लॉन्च करने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि यूट्यूब पर किसी भी टीचर ने एमपीपीएससी मेंस का पूरा कोर्स कवर नहीं करवाया हुआ है। किसी ने पढ़ाया भी हुआ है, थोड़ी बहुत चीजें पढ़ा दी है, बहुत सारी चीजें छोड़ दी है, क्योंकि इसके एवज में कोचिंग्स में एमपीपीएससी मेंस के लिए काफी मोटी रकम वसूली जाती है, और जो बच्चे घर से बाहर नहीं जा पाते हैं या घर पे रहकर तैयारी करना चाहते हैं, उन लोग के लिए बड़ी समस्या हो जाती है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, उनकी तैयारी यहाँ पर कुछ हो सके, कुछ वो इम्प्रोवाइज करे अपनी तैयारी में यहाँ की वीडियोस देखकर, इसके लिए आपको क्या करना होता है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी सब्जेक्ट अगर गाइडेंस के साथ में आपको तैयारी भी करनी है, पूरा का पूरा कोर्स यहीं से कवर करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट में पूरे एमपीपीएससी मेंस की कवर करवाने वाला हूँ यहाँ पर, जब यह मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ होगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, या आप टेलीग्राम पर जाकर @exam5g इस तरीके से लिखकर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा आपको हमारा टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको वीडियो से संबंधित पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और डेली करंट अफेयर में वहां पर शेयर करता रहता हूँ, तो उसके लिए भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करते हैं। गुड डे।